पहले देखते हैं जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो जेनेटिक्स को हम कहते क्या हैं? जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ हेरिडिटी या इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो जेनेटिक्स इज द साइंस, यानी जेनेटिक्स क्या है? एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत वंशागत यानी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी कि विविधता के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि इनहेरिटेंस का मतलब है कि माता पिता से कोई भी कैरेक्टर प्रोजनी या पेरेंट्स या पुत्र में, संतान में कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, वो कौन से जीन किस तरह से कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं, उसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन उसमें जो वेरिएशन उत्पन्न होता है, यानी कि एक ही माता पिता के जितने भी संतान होते हैं वो सभी एक दूसरे से विविध होते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, वेरिएशन क्यों उत्पन्न होता है उसका अध्ययन हम करते हैं जेनेटिक्स के अंतर्गत। तो जेनेटिक्स की डिफिनीशंस क्या है? जेनेटिक इज द साइंस ऑफ द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दूसरी डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यह बायोलॉजी की एक शाखा है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी deal with the study of heredity and variation। जेनेटिक्स जो है बायोलॉजी की एक नई शाखा है और इसके अंतर्गत हम अध्ययन किसका करते हैं? हेरिडिटी का करते हैं एंड वेरिएशन का करते हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी, यानी हेरिडिटी किसे कहेंगे? कोई भी लक्षण पेरेंट्स से प्रोजनी में यानी माता पिता से संतान में कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर उसको हम हेरिडिटी कहते हैं और जिसका अध्ययन हम जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो हेरिडिटी किसे कहेंगे? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, यानी किसी भी कैरेक्टर का ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी, किसी भी लक्षण का माता पिता से संतान में ट्रांसफ़र होना ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी। वेरिएशंस की अगर हम बात करें तो जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन जो होगा वो आपका किसी भी इंडिविजुअल स्पीसीज के, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की जितनी भी स्पीसीज होंगी उन सभी में थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे या जितने भी जीव जंतु हैं उनके किसी भी जीव जंतु के जितने भी स्पीसीज होंगे सभी स्पीसीज में एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, उसी को हम कहते हैं वेरिएशन। अगर वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन जो होगा वो दो तरह से होता है। एक वेरिएशन जो होता है वो सोमैटिक होता है और दूसरा जो होता है गैमेटिक होता है। सोमैटिक होता है और गैमेटिक होता है। तो जो सोमैटिक वेरिएशन होता है वो किस में होगा? सोमैटिक सेल में होगा। सोमैटिक वेरिएशन जो होता है वो किस में होता है? सोमैटिक सेल में होगा। और गैमेटिक वेरिएशन जो होगा वो गैमेटिक सेल में होगा, या कहें गैमिट प्रोड्यूस करने वाले सेल में होगा। तो गैमेटिक सेल में होगा। अब देखिए जो सोमैटिक सेल में वेरिएशन होगा वो नॉन हेरिटेबल होगा, मीन्स
यह इन्वायरमेंट के कारण से उत्पन्न होता है, यह अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी कि यह क्या होगा, नॉन हेरिटेबल टाइप का होगा, नॉन हेरिटेबल होगा। और जो गैमेटिक सेल में होता है वेरिएशन, वो क्या होगा आपका, हेरिटेबल होगा। यह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा। अब वेरिएशन उत्पन्न क्यों होते हैं, कारण क्या है, किन किन कारणों से वेरिएशन उत्पन्न होता है, कॉज क्या है। तो इसमें सबसे जो मेजर कॉज है वो है क्रॉसिंग ओवर। सेल डिवीज़न जब हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि इसमें जब सेल डिवीज़न पढ़ेंगे तो सेल डिवीज़न में आएगा, सेल डिवीज़न की अगर हम बात करें तो सेल डिवीज़न जो होता है दो प्रकार का होगा, एक तो होगा माइटोसिस, दूसरा होगा मियोसिस। माइटोसिस और दूसरा होगा मियोसिस। देखिए माइटोसिस जो होता है यह सोमैटिक सेल में होता है, सोमैटिक सेल में होता है। और मियोसिस जो होगा ये आपका गैमेटिक सेल में होता है। मियोसिस की अगर हम बात करें तो ये गैमेटिक सेल में होता है, ठीक है। अब गैमेटिक सेल में मियोसिस जो होगा, सेल डिवीज़न की अगर हम बात करें तो इसमें जो अलग अलग फेज होते हैं या स्टेज होते हैं, तो उन स्टेज में ये 4 स्टेज होता है। एक तो प्रोफेज होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, इन सभी चीज़ को हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। टीलोफेज। तो ये 4 फेज जो होगा, ये चारों फेज माइटोसिस के केस में भी होगा, मियोसिस के केस में भी होगा। अंतर ये है कि जो माइटोसिस होगा वो सोमैटिक सेल में होगा, जो मियोसिस होगा वो गैमेटिक सेल में होगा। अब माइटोसिस जो होगा उसमें भी 4 फेज होंगे, प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा और टीलोफेज होगा। मियोसिस जो होगा उसमें भी 4 फेज होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब यहाँ पे जो प्रोफेज होता है मियोसिस के केस में, अभी हम शार्ट में बस पढ़ रहे हैं, सेल डिवीज़न को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रोफेज जो होगा इसमें प्रोफेज के भी कई फेज होंगे, यानी प्रोफेज के भी सब फेज होते हैं। इसमें पहला होता है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन फेज या स्टेज कहें, फिर जाइगोटीन, फिर पैचिटीन, पैचिटीन और फिर डिप्लोटीन। और उसके बाद डाइकाइनेसिस। तो जो पैचिटीन होता है, इस पैचिटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। अब क्रॉसिंग ओवर किसे कहेंगे? क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है कि 2 सेगमेंट, यानी किसी भी क्रोमोसोम के 2 सेगमेंट का आपस में आदान प्रदान होना या एक्सचेंज हो जाना, उसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यहाँ आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम यह है। देखिए एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड होते हैं। पहला क्रोमैटिड ए हो गया, दूसरा क्रोमैटिड ए हो गया। दूसरे क्रोमोसोम के भी 2 क्रोमैटिड होंगे, पहला क्रोमैटिड ए होगा और दूसरा क्रोमैटिड ए होगा। अब इनके, और यहाँ पे एक टर्म और समझते हैं, इन दोनों को आपस में, यानी कि इन दोनों को आपस में कहते हैं सिस्टर्ड क्रोमैटिड। फिर से देख लेते हैं इसको। देखिए प्रत्येक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड होते हैं। उन क्रोमैटिड को आपस में सिस्टर्ड क्रोमैटिड कहते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड हैं, इन दोनों क्रोमैटिड को क्या कहेंगे? सिस्टर्ड क्रोमैटिड कहेंगे।
क्रोमैटिड। और इनको इसका एक और दूसरे वाले क्रोमोसोम का, यानी कि पहले वाले क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड और दूसरे वाले क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड आपस में मिलकर के क्या कहलाता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक। अब ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या है? ये दोनों क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड हैं। ये दोनों क्रोमैटिड क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड हैं। लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होता है। जब क्रॉसिंग ओवर होगा दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इसका सेगमेंट टूट करके इसके ऊपर और इस वाले क्रोमोसोम का सेगमेंट टूट करके इसके ऊपर आ जाता है। देखिए ये यहाँ पे है, यहाँ पे। अब ये वाला क्रोमोसोम घूम करके इस जगह पर आ जाएगा टूट करके, और दूसरे वाला क्रोमोसोम अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरे क्रोमोसोम के साथ चला जाता है। तो इस तरह से जो सेगमेंट का आदान प्रदान होता है उससे क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। उसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर वेरिएशन कैसे उत्पन्न कर रहा है? अब ये दोनों क्रोमैटिड यानी कि एक क्रोमोसोम, ये दोनों को मिलाकर के एक क्रोमोसोम कहा जाएगा। अब मान लीजिए दोनों क्रोमैटिड मिलकर के कोई एक लक्षण निर्धारित कर रहे थे। ये दोनों मिलकर के एक पर्टिकुलर लक्षण निर्धारित कर रहे थे, जबकि ये दोनों मिलकर के कोई दूसरा लक्षण निर्धारित कर रहे थे। जब इनके सेगमेंट का आदान प्रदान हो गया, मीन्स ये सेगमेंट यहाँ पर चला गया, ये सेगमेंट यहाँ पर चला गया, तो जब सेगमेंट का आदान प्रदान हो गया तो फिर क्या होगा? ये किसी दूसरे लक्षण का, यानी कि ये वाला जो सेगमेंट है वो किसी दूसरे लक्षण को निर्धारित करने लगेगा और ये जो है किसी दूसरे को निर्धारित करने लगेगा। मीन्स क्या हो गया कि जो लक्षण पहले निर्धारित कर रहे थे अब वो क्रॉसिंग ओवर के बाद उस लक्षण को निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ क्या हो गया? वेरिएशन आ गया, थोड़ा सा अंतर आ गया, वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है। मीन्स जो डिफरेंस आ रहा है, यानी पेरेंट्स टू प्रोजनी, यानी कोई भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से प्रोजनी में, तो जो वेरिएशन उत्पन्न आता है, यानी जो संतान होते हैं आपस में विविधता जो होती है, उसमें मेजर एक कारण क्या है? वो क्रॉसिंग ओवर है, जो हमेशा सेल डिवीजन में होता रहता है। अब देखिए जेनेटिक्स की अगर हम बात करें, जेनेटिक्स टर्म किसने दिया है? जेनेटिक्स टर्म जो है विलियम बेटसन ने दिया है। जेनेटिक्स टर्म की अगर हम बात करें, जेनेटिक्स टर्म गिवन बाय विलियम बेटसन। जो जेनेटिक्स टर्म की अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स टर्म जो है विलियम बेटसन ने दिया है। विलियम बेटसन ने जो जेनेटिक्स टर्म दिया है वो उन्होंने ग्रीक वर्ड जीनेसिस यानी कि ग्रीक वर्ड से लिया था, और जिसकी मीनिंग जो है यानी जेनेटिक्स जो है वो ये है क्या? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है और जिसकी मीनिंग क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग क्या है? मीनिंग की अगर हम बात करें जीनेसिस है। जीनेसिस का मतलब क्या होता है? टू बिकम, आने वाला, यानी अगली जनरेशन। टू बिकम, अगली जनरेशन। तो जीनेसिस शब्द का अर्थ क्या है? टू बिकम, यानी आने वाली अगली जनरेशन। शब्द कौन दिया था, यानी टर्म कौन दिया था? विलियम बेटसन ने दिया था। अब बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं कौन? फादर ऑफ जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स की अगर हम बात करें ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल की अगर जन्म की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म जो है, बर्थ की अगर हम बात करें
1822 में हुआ था। और इनकी मृत्यु की अगर बात करें कि 1822 में जन्म हुआ था, और इनकी डेथ की अगर बात करें या जीवन काल जो है ये 1822 से लेकर के 1884 तक था। बर्थ प्लेस जो है इनका, बर्थ प्लेस ये ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया में है, जिसको आज के डेट में चेक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने जो काम किया था, उन्होंने मेंडल ने सबसे पहले किया क्या था कि मेंडल ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट स्टेशन से या अलग अलग स्थानों से, अलग अलग कंट्रीज से मटर की बहुत सारी वैरायटियों को कलेक्ट किया था और उनका अपने ही गार्डन में उन सभी का अध्ययन किया था। जो मटर की वैरायटी कलेक्ट किया था वो थी गार्डन पी थी, यानी कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था या कहें एक्सपेरिमेंट मटेरियल जो यूज किया था, मटेरियल जो यूज किया था वो क्या था, वो गार्डन पी था, गार्डन पी था, जिसे पाइसम सटाइवम कहते हैं। बॉटेनिकल नेम क्या है, पाइसम सटाइवम था। यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज किया था वो गार्डन पी था। इन गार्डन पी में उन्होंने किया क्या था, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का अध्ययन किया था। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का अध्ययन किया था। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है कि एक दूसरे के विप्रयासी मतलब विरोधी। जैसे कोई कैरेक्टर टाल है तो उसका अपोजिट क्या होगा, ड्वार्फ होगा। यानी कि कोई पौधा बहुत लंबा है तो दूसरा उसका अपोजिट क्या होगा, दूसरा पौधा क्या है, बहुत बौना है। तो यानी जितने भी कैरेक्टर लिए थे वो सभी क्या थे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। यानी कि एक दूसरे के, उनके आपस में जो लक्षण थे वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट्स थे। इन्होंने अपने अध्ययन करने के बाद, यानी कि जो अध्ययन किया और उसके बाद जो भी इनको डेटा मिला, उस डेटा के आधार पे अपने जो फाइंडिंग लिखा या जो रिसर्च पेपर लिखा, उस रिसर्च पेपर को प्रेजेंट जो किया, यानी अपने पेपर को प्रेजेंट कहाँ पे किया था, पेपर को जो प्रेजेंट किया था वो जर्मनी में किया था। जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ नेचुरल, जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून जगह का नाम है। एट 2 मीटिंग, यानी 2 अलग अलग मीटिंग में किया था। एक 8 फरवरी को किया था, एक 8 मार्च को किया था। एट 2 मीटिंग, 2 अलग अलग मीटिंग में किया था। पहला जो था वो 8 फरवरी को किया था और दूसरा जो किया था वो 1 महीने बाद 8 मार्च को किया था, 1865। यानी सन कौन सा था, 1865 में। तो जो मेंडल ने गार्डन पी पे काम किया था और गार्डन पी के काम करने के बाद जो उनको डेटा मिला था या जो फाइंडिंग मिला था उसको प्रेजेंट किया था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। एक सोसाइटी थी नेचुरल हिस्ट्री नाम से, वहाँ पे किया था। और 2 अलग अलग मीटिंग थी, यानी हम कहें 2 अलग अलग मीटिंग में, यानी कि 2 अलग अलग दिन अपने पेपर्स को प्रेजेंट किए थे। वो एक 8 फरवरी को था और एक 8 मार्च को 1865 में। अगर पेपर की टाइटल की बात करें तो पेपर की टाइटल जो रखा था इन्होंने, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। यानी पेपर की टाइटल जो था वो था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट
हाइब्रिडाइजेशन। तो एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इन्होंने प्रेजेंट किया था। इस टाइटल के पेपर को 2 बार इन्होंने 1865 में प्रेजेंट किया था। हालांकि उस समय किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा इनका समर्थन नहीं किया गया था और जिसके कारण से इनके पेपर्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया था और 1865 में जो पेपर प्रेजेंट किया गया था या जो रिजल्ट इन्होंने निकाला था वो क्रेडिट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। बाद में कुछ साइंटिस्टों ने फिर अध्ययन किया और जब देखा कि जो मेंडल ने बताया था सेम उसी के नतीजे पे वो भी पहुंच रहे हैं, तो उसके बाद जा कर के जो एक्सपेरिमेंट था यानी कि मेंडल का जो वर्क था वो जा कर के प्रूव्ड हो पाया था। तो उन साइंटिस्ट की अगर हम बात करें जिन्होंने इसको रीडिस्कवर किया यानी जो मेंडल ने कार्य किया था उसको पुनः पहचाना या रीडिस्कवर किया, वो 3 साइंटिस्ट हैं। एक तो ह्यूगो डी ब्रीज, यानी किन साइंटिस्टों ने इसको रीडिस्कवर किए मेंडल के कार्य को, उसको देखते हैं। रीडिस्कवर ऑफ मेंडल वर्क, रीडिस्कवर ऑफ मेंडल वर्क, रीडिस्कवर ऑफ मेंडल वर्क। उसमें 3 साइंटिस्ट हैं। एक हैं ह्यूगो डी ब्रीज जो कि हॉलैंड के हैं। दूसरे हैं कार्ल कोरेंस, दूसरे साइंटिस्ट कार्ल कोरेंस हैं। तीसरे साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो सर मार्क हैं। ये 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे। एक तो ह्यूगो डी ब्रीज थे, दूसरा कार्ल कोरेंस थे, तीसरा सर मार्क हैं। ह्यूगो डी ब्रीज जो थे वो हॉलैंड के थे। और कार्ल कोरेंस की अगर हम बात करें ये जर्मनी के थे और तीसरे जो हैं वो ऑस्ट्रिया के थे। ये 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया था, मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर किया था। ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस एंड सर मार्क। इन सभी ने सन 1900 में मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर किया था। अब हम लोग को जेनेटिक्स में जो फर्स्ट यूनिट है यानी कि हम लोग को इस सिलेबस में जो पढ़ना है टोटल 7 यूनिट पढ़ना है। 7 यूनिट में से हम लोग को पढ़ना है आज जो 7 यूनिट में से फर्स्ट यूनिट जो पढ़ना है उसमें पढ़ना है बिगनिंग ऑफ जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स की शुरुआत कहाँ की हुई, सेल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, सेल डिवीज़न किसे कहते हैं, या मेंडल के वर्क क्या है या मेंडल के लॉ क्या है, मेंडल के पेपर पे हमें डिस्कशन करना है। ये फर्स्ट यूनिट का इंट्रोडक्शन था। तो आगे हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स, यानी मेंडल के पहले कौन कौन से इसमें काम किए थे। तो कुल मिलाकर के आज के डेट में हम लोग पढ़े हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स क्या है। नेक्स्ट